नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शायर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। आज इसकी दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का समय जानते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो कार्बन डेटिंग 14 की जो नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो ज्ञात हुई तिथि है वो आपकी है 2500 से 1750, और आपको कहीं कहीं 2350 से 1750 भी मिलेगा। चलिए इसके अन्य नाम देख लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, और प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में तथा मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। चलिए आगे कुछ चीज़ों देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दी थी। आइए आगे हम लोग देखते हैं हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता का एकदम उत्तरतम बिंदु है, एकदम उत्तरी जो स्थल है उसका नाम है मांडा, और ये चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी आपकी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणतम जो स्थल है इसका है हड़प्पा का दैमाबाद। ये गोदावरी या परवरा नदी के किनारे पर है, और ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर आपकी परवरा गोदावरी नदी? महाराष्ट्र में। फिर देखिए, इसका पूर्वी जो स्थल है वो आलमगीरपुर है, और ये हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी आपकी यूपी के मेरठ में है, इस समय विलुप्त हो गई है। और सबसे पश्चिमी स्थल इसका जो उसका नाम है सुतकांगे डोर। ये आपके द्वासक नदी पर है। द्वासक नदी आपकी कहाँ? पाकिस्तान में। तो ये भौगोलिक दृष्टि से हड़प्पा के सबसे जो उत्तरी स्थल का नाम उसका नाम मांडा है, और दक्षिणी का नाम आपका दैमाबाद है। फिर इधर आप देखेंगे पूर्वी, इसका नाम आलमगीरपुर, और इधर आपका हो जाएगा सुतकांगे डोर। चलिए आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो थी कैसी सभ्यता थी? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता से जो इसके अर्थव्यवस्था के आधार थे क्या कौन कौन से थे? कृषि, पशुपालन, और इसके साथ साथ जो उद्योग था ये सब क्या थे? इसके अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। और हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? वो कृषि था। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती यहीं के लोगों ने प्रारंभ की। कहाँ के लोगों ने? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही प्रारंभ की थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं मिला, अर्थात सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो क्रय विक्रय कैसे होता? तो क्रय विक्रय वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था, अर्थात एक सामान देकर दूसरी सामान प्राप्त कर लेना। ये क्या हमारी होती है? वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। चलिए आगे हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखिए, वास्तुकला। वास्तुकला किसे कहते हैं? भवन निर्माण की कला को ही क्या कहते हैं? वास्तुकला कहा जाता है। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधुवासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, और इनकी जो सड़कें होती थी वो क्या होती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के किनारे क्या होती थी? नालियाँ बनाई जाती थी। तो वास्तुकला की दृष्टि से क्या थी? ये संपन्न सभ्यता थी। आगे देख लेते हैं कृषि। देखिए, ये चावल के उत्पादन से परिचित थे। चावल के साथ साथ चावल के जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ से मिले? लोथल व रंगपुर से मिले हैं। और हल के प्रयोग से भी ये लोग परिचित थे। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती इन्हीं लोगों ने की। और जुते हुए खेत के साथ छाप के कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। आइए पशुपालन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, हाथी व घोड़े से ये लोग परिचित थे, लेकिन कहीं पर ये साक्ष्य नहीं मिलता कि इन्होंने हाथी और घोड़े को क्या पालतू बनाया था। देखिए, सुरकोटदा जो आपका है वहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं, और राणा धुंडई से घोड़े के क्या मिले हैं? दांत के साक्ष्य मिले हैं। और जानवरों में सबसे ये लोग पवित्र किसको मानते थे? कुबड़ वाले सांड को मानते थे। चलिए, अंतिम जो संस्कार होते थे इसकी जानकारी भी इन लोगों को थी। ये लोग अंतिम संस्कार भी करते थे। देखिए, सिंधु सभ्यता में मृतकों के संस्कार की 3 प्रथाएं प्रचलित थीं। एक दाह संस्कार जो आपके हिंदुओं में होता है, पूर्ण समाधिकरण ये मुस्लिमों वाला जो होता है कि मतलब ज़मीन में खोद के गाड़ देना ही समाधिकरण कहलाता है। तो और एक क्या? आंशिक समाधिकरण। ये लोग अंतिम संस्कार भी करते थे। लिपि, इनकी जो लिपि मिली है वो कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेकिन ये लिपियाँ क्या हुई? पढ़ी नहीं जा सकी हैं। सबसे पहले इन्हें पढ़ने का प्रयास जो किया था किसने किया था? L.A. वेडल ने किया था। L.A. वेडल ने किया था।
अन्य तथ्य में देख लेते हैं, इनकी माप तौल की इकाई की जो संभवतः थी वो क्या थी, 1:1:6 के अनुपात में थी। देखिए इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना तथा पशुपति लिंग, वृक्ष तथा पशुओं की पूजा होती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो था सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था। कुबड़ वाला सांड जो था क्या था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था। चलिए इसके कुछ प्रमुख स्थलों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा है, हड़प्पा है। चलिए हड़प्पा के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए ये हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में आधुनिक जो है आपका साहिवाल, मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। जो हड़प्पा आपकी थी ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट के बाएं तट पर स्थित थी। इसका सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया। हड़प्पा का दूसरा उल्लेख तब आया जब 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाते समय जॉर्ज ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ये दोनों भाई थे, यहाँ से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किस में कर रहे थे, वो लोग रोड बनाने में कर रहे थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश में 1921 में दयाराम साहनी ने क्या की, इसकी खुदाई की, इसकी खोज की। आइए आगे देखते हैं। देखिए हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का क्या दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला आपका कौन सा, मोहनजोदड़ो, और दूसरा कौन सा, ये हड़प्पा ही है। यह लगभग 150 हेक्टेयर के क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके दुर्ग के टीले को AB नाम दिया गया था और दुर्ग के बाहर उत्तर दिशा में स्थित 6 मीटर ऊंचे टीलों को EF नाम दिया गया था। इसी टीले पर आपको क्या 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 मिले, अन्नागार मिला है, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, श्रमिक आवास का भी यहीं पर साक्ष्य मिला है। देखिए हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 का नाम दिया गया है, R37 का नाम दिया गया। 1934 में हड़प्पा से एक और अन्य समाधि प्राप्त हुई थी। उस समाधि को क्या नाम दिया गया है, समाधि यच नाम दिया गया है। चलिए हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कहाँ, लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का ये सबसे बड़ा क्या था, स्थल था। कौन, मोहनजोदड़ो। यह लगभग 250 हेक्टेयर में बसा हुआ था और इसकी जनसंख्या सर्वाधिक थी। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता क्या होता, प्रेतों का टीला। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीलों को स्तूप टीला भी कहते हैं क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का स्तूप बना हुआ है। दुर्ग के टीले पर ही स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास सब बने हुए हैं। चलिए स्नानागार के बारे में देखते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो कौन सा ही स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियां बनी हुई है। स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना है। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है, इससे पानी निकालकर पानी हौज में डाला जाता था। स्नानागार के दक्षिण पश्चिम से गंदा पानी निकालने के लिए नाली बनाई गई थी। देखिए मार्शल ने विशाल स्नानागार को क्या कहा, तात्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। चलिए स्नानागार के बाद हम लोग देखते हैं अन्नागार। व्हीलर के अनुसार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार है। यह 45.71 मीटर लंबा व 15.23 मीटर चौड़ा है। यहीं पर आपको महाविद्यालय भवन के भी साक्ष्य मिले हैं। चलिए सभा भवन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए सभा भवन दुर्ग के दक्षिण में 27 × 27 मीटर की आकार का वर्गाकार भवन प्राप्त हुआ है। इसे सभा भवन की संज्ञा दी गई है। देखिए एक पुरोहित आवास मिला है। स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 × 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन मिला है। इसे पुरोहित आवास कहा गया है। आइए आगे कुछ देख लेते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो में 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। पिगनेट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। देखिए यहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सामूहिक नर कंकालों का अवशेष मिला है।
और क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली है? कांस्य की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है, मुद्रा पे अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। चलिए अगला हम स्थल देखते हैं, चंदोहड़ो। देखिए चंदोहड़ो यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने की। चंदोहड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद झूकर संस्कृति विकसित हुई। देखिए मैके महोदय ने यहीं से मनके बनाने का कारखाना खोजा है। यहाँ से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियाँ अंकित हैं। यहाँ से ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हैं। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। कैसी ईंटें? वक्राकार ईंटें मिली है। और यहाँ से लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्तुरा, ये सब के भी प्रमाण चंदोहड़ो से मिले हैं। चंदोहड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। चलिए अगला स्थल हम लोग देखते हैं, लोथल। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज 1954 में SR राव ने की। यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देखिए लोथल के पूर्वी भाग को एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसकी लंबाई 223 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर तथा गहराई कितनी है? 38 मीटर है। गोदावाड़ा के उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था जिससे जहाज आते जाते थे, और दक्षिणी दीवार में अतिरिक्त जल का निकास द्वार था। इस प्रकार इस नगर में जल प्रबंधन की सर्वोत्तम व्यवस्था थी। देखिए लोथल में नगर क्षेत्र के बाहर उत्तरी पश्चिमी किनारे पर समाधि क्षेत्र था जहाँ से 20 समाधियाँ मिली हैं। लोथल से 3 युग्मित समाधि के भी उदाहरण मिले हैं, जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो लोथल से मिलते हैं। सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। लोथल से एक अग्निकुंड का भी अवशेष मिला है। लोथल के दुर्ग से 126 मीटर लंबा व 30 मीटर चौड़ा भवन मिला है, जिससे प्रशासनिक भवन की संज्ञा दी गई है। लोथल से भी चंदोहड़ो की भांत मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक रंगाई कुंड भी मिला है जो निचले नगर में स्थित था। लोथल एक क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, और यहीं से आपके क्या सती प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं। चलिए अगला हम स्थल देखते हैं, रोपड़। देखिए इसकी खोज 1953 में किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से युगल समाधान मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य यहीं से मिले। कहाँ से मिले? रोपड़ से मिले हैं। मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य आपके रोपड़ से मिले हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। देखिए अगला हमारा है बनावली। ये सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। जल निकासी प्रणाली का यहाँ अभाव था। जल निकासी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मकानों में अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा है कालीबंगा। देखिए कालीबंगा का अर्थ होता काले रंग की चूड़ियाँ। घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी, कि यह बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी के बाएं तट पर। शल्य क्रिया के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। जल निकासी की प्रणाली का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला है। देखिए भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं आपके कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो जुते हुए खेत के प्रमाण आपके कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और देखिए एक मिट्टी की लिंग व यौन के प्रतीक के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, धौलावीरा। देखिए धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। पानी के साक्ष्य यहीं से मिले। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज जगपत जोशी ने की। किसने? जगपत जोशी ने। यहाँ से पालीदार श्वेत पत्थर की बड़ी संख्या, यहाँ पर पालिशदार श्वेत पत्थर बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं, रंगपुर कहाँ पर स्थित है? आपका अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ से क्या मिले? धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं। तो ये हमारे कुछ प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे जिनको हम लोगों ने पढ़ा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण तथ्य, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए हड़प्पा सभ्यता से स्त्री की जो मूर्तियाँ अधिक
संख्या मिली है, इसीलिए इस सभ्यता को कैसी सभ्यता बोला जाता है? मातृ सत्तात्मक सत्ता बोला जाता है। जो सिंधु सभ्यता की सामाजिक जो व्यवस्था थी कैसी थी? मातृ सत्तात्मक थी। देखिए पासा इस युग का प्रमुख खेल था। ये लोग योगासन भी करते थे। सैंध सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी देवदासी की कांस्य प्रतिमा धातु निर्मित। इस युग में कांस्य का प्रयोग किए जाने का पता चलता है। देखिए लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन कांस्य से ये लोग क्या थे? परिचित थे। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान मिला जिसे समाधि R37 बोला जाता है। मोहनजोदड़ो नगर के HR क्षेत्र से जो मानव प्रस्तर मूर्तियाँ मिली हैं, कहाँ से मिली हैं? HR क्षेत्र से मानव प्रस्तर मूर्तियाँ मिली है। चंदोहड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। देखिए रोपड़ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ क्या होता था? पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। तो रोपड़ में मनुष्य के साथ क्या किया जाता? तो उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। कालीबंगा से आपके जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। राखी गढ़ी भारत में स्थित इस सभ्यता का क्या है? सबसे बड़ा स्थल। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ स्थल है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सर्वाधिक संख्या में मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जो मुख्यतः कैसी होती थी? चौकोर होती थी। लोथल व देसलपुर से तांबे की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो व लोथल से प्राप्त मुहर पर किसका चित्र होता था? नाव का चित्र बना मिलता है। हड़प्पा व चंदोहड़ो से तांबे कांसे की बैलगाड़ियों की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए आंशिक समाधान हड़प्पा, कलश समाधान मोहनजोदड़ो, प्रतीकात्मक समाधान कहाँ से? कालीबंगा से। मोस्ट इम्पोर्टेंट आंशिक समाधान आपके हड़प्पा से मिले हैं, कलश समाधान आपका मोहनजोदड़ो से मिला है और प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से मिला है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक क्या थी? प्रचलित थी। ये मूर्ति पूजा भी करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य आपके कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुए हैं। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी तथा पुरोहित की मूर्ति हैं। मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर किसकी? पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं। देखिए लोथल, अगला देख लेते हैं हम लोग। लोथल से चावल के अवशेष व रंगपुर से किसके? धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ये स्थल दोनों वर्तमान में कहाँ? गुजरात में हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए चावल का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। और धान की भूसी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये रंगपुर से मिला। और दोनों कहाँ पर स्थित हैं? वर्तमान में दोनों आपके गुजरात में स्थित हैं। कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी, इसी कारण यूनानी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे थे, जो सिंधु शब्द से निकला शब्द है। सिंधु सभ्यता के लोगों को गन्ना ज्ञात नहीं था। लोथल से आटा पीसने के पत्थर की चक्की की 2 बाटें मिली हैं। क्या मिली है? 2 पाट मिली हैं। और देख लेते हैं आगे हम लोग। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है, परंतु गुजरात के सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थिपंजर, बलूचिस्तान से, जो बलूचिस्तान का एक स्थान है, राना घुंडई से घोड़े के जो है क्या मिले? दांत मिले हैं। मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से घोड़े के अस्थिपंजर, मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्तित्व के संकेत मिले। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से जो है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। मृदभांड किसे कहते हैं? मृदभांड, मृदभांड किसे कहते हैं? देखिए मृदभांड अधिकांशतः लाल व गुलाबी रंग के थे। इन पर अलंकरण काले रंग से हुआ था। मृदभांडों पर हड़प्पा लिखी मिलती थी। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। देखिए लोथल से प्राप्त मृदभांड में वृक्ष पर बैठी हुई एक चिड़िया के मुख में मछली पकड़े हुए चित्र को दर्शाया गया तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। यह पंचतत्व की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। बहुत बहुत धन्यवाद।